Okay, students. So now we will learn oxidation of fatty acids. Fatty acids. So oxidation of fatty acids occurs in 3 steps. Okay. क्यों? और ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स कहाँ हो रहे हैं? Oxidation of fatty acids is happening in mitochondria, and this oxidation is happening in 3 steps. Oxidation of fatty acid means energy is getting obtained from fatty acids by its oxidation process. Okay, so you will see here the first stage is beta oxidation. Second stage is when the products of the beta oxidation enters in the Krebs cycle. And the third stage is the useful products obtained from the Krebs cycle, that is the electron pairs, the givers of the electron pairs, that is FADH2 and NADH plus H plus. Those electron donors, NADH plus H plus, and H plus को तो नहीं count करोगे electron givers में, so NADH plus and FADH2, both of these enter in the oxidative phosphoryl respiratory electron transfer chain, and they donate their electron. Then oxidative phosphorylation occurs in this inner mitochondrial chain. So these two processes, these two stages are happening in the mitochondrial matrix, and the stage 3 is happening at the inner mitochondrial membrane. तो यहाँ से ये दोनों प्रोसेस तो कॉमन हो गया. ओके, क्या कॉमन हुआ कि ग्लाइकोलाइसिस से भी पायरुवेट जो आया था एंटर किया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, वहां पर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम उसको कन्वर्ट कर दिया, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ पायरुवेट का. ओके, और उसका एसिटाइल ग्रुप ऐड हो गया कोएंजाइम ए के साथ, वहां देखे थे, फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर कर गया. ओके, तो इसके बाद का स्टेप्स जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का भी ये सेम पाथवे है. फिर फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म से भी एसिटाइल कोएंजाइम ए वहां से निकल के यहाँ पर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है सारा प्रोसेस, तो एज एसिटाइल कोएंजाइम ए द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन एंटर्स द क्रेब्स साइकिल. आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay. So this overall oxidation of fatty acid, you can say this is occurring in 3 stages. और अगर कहें कि कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, तो उसको भी आप 3 स्टेज में बता सकते हैं. वहां पर क्या हो जाएगा, बीटा ऑक्सीडेशन की जगह ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा. ओके, या अगर कहें हाउ द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज हैपनिंग, देन ग्लाइकोलाइसिस, देन क्रेब्स साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. इन दोनों स्टेज को एक साथ मान लिया गया. स्टेज 3 रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ओके, तो ये ग्लूकोज के भी संदर्भ में है. और अगर फैटी एसिड है उससे एनर्जी ऑब्टेन किया जा रहा है, तो फैटी एसिड चेन का क्या हो रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन. ओके, और बीटा ऑक्सीडेशन के बाद हर 2 कार्बन मोइटी जो ऑब्टेन्ड हुआ, दैट कार्बन मोइटी इज चार्ज विथ एसिटाइल कोएंजाइम ए. आगे बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में मैं आपको वो बताऊंगा, वहां भी 4 स्टेप है बीटा ऑक्सीडेशन के. ओके, बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स?
Yes, Yes, sir. sir. ओके तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो फर्स्ट स्टेज है बीटा ऑक्सीडेशन, हियर फैटी एसिड्स अंडरगो ऑक्सीडेटिव रिमूवल ऑफ सक्सेसिव, ऑक्सीडेटिव रिमूवल ऑफ, ये रिमूवल जो है वो ऑक्सीडेटिव है। क्यों ऑक्सीडेटिव है वो हम बताएंगे आगे स्टेप में, समझ में आ जाएगा। एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन, दैट यू विल आल्सो कम टू नो व्हेन वी लुक एट द स्टेप्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। पहले आप समझिए कि यह जो है फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन, हियर पर्टिकुलर हम फोकसिंग ऑन स्टेज 1, that here this fatty acid is undergoing oxidative removal of successive, एक के बाद एक, 2 carbon units in the form of acetyl coenzyme A। 2 कार्बन यूनिट एक के बाद, हर बार जब इससे रिमूव हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक मिथाइल ग्रुप अलग हुआ, ठीक है, इससे एक एसिटाइल ग्रुप अलग होता है, 2 कार्बन का लेंथ, एंड दैट इज चार्ज विथ कोएंजाइम ए। सो नाउ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज प्रोड्यूस्ड एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर्स द साइट्रिक एसिड साइकिल। ओके, सो यह जो है बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? कहोगे कि इधर से स्टार्ट होता है, इसके अंत से रिमूव होना, या इधर से शुरू होता है? सवाल हो रहा है कि कोई एक बड़ी छड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, तो आप पूछोगे इधर से शुरू करें या उधर से शुरू करें? एंजाइमेटिक प्रोसेस है, तो कोई एक पर्टिकुलर साइड से ही शुरू होगा। ओके, तो कहां से शुरू होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एंड। So overall you can say that in the definition of beta oxidation, बाद में लिख लेना, मैं अभी जो बोल रहा हूँ लिखूंगा तो टाइम जाएगा, कि beta oxidation is the oxidative removal of successive, एक के बाद एक, successive, किसका successive? Successive 2 carbon units in the form of acetyl coenzyme A. Okay, स्टार्टिंग फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एंड, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एंड यानी कार्बोनिल कार्बन से के एंड से, कार्बोक्सिलिक एंड ऑफ दिस फैटी एसिड चेन। आई बात समझ में? एनी प्रॉब्लम इन दिस डिफिनेशन, एनीबॉडी? हैव यू गॉट इट? यस सर, ये 2 कार्बन मतलब अभी आपको जब बायोसिंथेसिस पढ़ाए थे वहां पर कैसे ऐड हो रहा था? 2-2 के रूप में। भले ही मैनुअल ऑयल कोएंजाइम में आ रहा है, उसमें एक CO2 ऐड हो रहा है, लेकिन बाद में CO2 चला जा रहा है। एडिशन के टाइम पर 2-2 कार्बन ऐड हुआ था, जुटा था। दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग और ऑब्टेनिंग और in the system, whether plant system or animal system, the carbon chain length of the fatty acid is in the multiples of 2। कोई ऑड नंबर का कार्बन चेन नहीं मिलेगा। तो ब्रेक डाउन भी इसका 2-2 कार्बन के यूनिट में होता है। ओके, एसिटाइल, एक एसिटाइल ग्रुप निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये पामीटेट है, पामीटेट में कितना है कार्बन बताइए? 16। 16 है, करेक्ट। तो पामीटेट बनने में आपने देखा था पिछले क्लासेस में कि 7 साइकिल चला था एडिशन का एसिटाइल ग्रुप। ओके ओके, ठीक है, क्योंकि पहला साइकिल में तो 2 एसिटाइल ग्रुप ऐड हो ही गए, तो 4 हो गया पहला कार्बन। फिर उसके बाद कितने 6 और साइकिल चले तो 12 कार्बन ऐड हो गया, तो 4 और 12 16 हो गए थे। ओके, आर यू गेटिंग मी? यस सर। तो यहां पर भी पामीटेट जब ब्रेक डाउन होगा तो दिस विल अंडरगोज
undergo 7 passages through the oxidative sequence. Okay, और हर पास में, इन ईच पास, जब भी ये 7 पास होगा, यानी हर बार 2 इस कार्बन टूट के अलग होगा एक साथ। 2 कार्बन अलग होगा तो दोनों अलग अलग होके अलग अलग नहीं होगा, दोनों कार्बन एक साथ जोड़ा में निकलेगा। तो वो क्या जोड़ा है, उसका नाम है एसिटाइल ग्रुप। और एसिटाइल ग्रुप इज कंडेंस्ड विथ कंबाइंड विथ कोएंजाइम ए। हमने बताया था रूल, जब भी ऐसी कोई कार्बन चेन लेंथ ट्रांसफर होगा, एक पार्टिसिपेट करेगा इन ए मेटाबॉलिक पाथवे, and the transfer of this or the utilization of this acetyl group is taking place, or a carbon chain length is taking place, then that carbon chain will be charged with coenzyme A. Whether that one is the acetyl group or synthesis में आप देखे थे कौन सा ग्रुप, मेलोनाइल ग्रुप। ओके, और जब यह फैटी एसिड बन जाता है, फाइनली बायोसिंथेसिस हो गया, तब टी डोमेन से क्या रिलीज हुआ था फास्फोन सिस्टम में, याद कीजिए। पामीटेट अगर बना है मान लो, तो पामीटेट किस फॉर्म में रिलीज हुआ, लास्ट में पामीटेट में भी कोएंजाइम ए जुटा हुआ है, पामीटॉइल कोएंजाइम ए। ओके, इसी तरह स्टीरॉयल कोएंजाइम ए। फैटी एसिड का चेन डजंट मैटर कितना लंबा हो, कोएंजाइम के साथ वो अटैच होगा, तभी वो पार्टिसिपेट करेगा इन ए मेटाबॉलिक पाथवे रिएक्शन। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, आप समझ जाओगे जहां भी जाए। और ये टूटेगा भी तो ये अकेले दो ये क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा ना, अगर 2 कार्बन यूनिट, ये फुल्ली सैचुरेटेड है। ठीक है, हर कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ फुल्ली सैचुरेटेड है, एक्सेप्ट कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, बेस कार्बन। तो जब ये फुली सैचुरेटेड है और अगर एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंबाइन नहीं करेगा, देन व्हाट इट विल बिकम, acetyl group will become ethane, and the ethane is gaseous and it is volatile. How it will be present in that system, batao nahi, it will diffuse out of the cell easily and it will be toxic also. So this acetyl group is charged with coenzyme A. Now the chemical property of this acetyl group in fully saturated form is now taken care of, and simultaneously now this acetyl group gets become activated also. तो बहुत सारे लाभ हैं, इसलिए कोएंजाइम ए के साथ इसको चार्ज कर दिया जाता है। ओके, कोएंजाइम ए के साथ चार्ज करने के बाद इसका एक दूसरा बेनिफिट भी है कि अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये इम्परमिएबल भी हो जाता है, क्रॉस नहीं कर सकता है। तो अंदर में भी, सेल के अंदर के एनवायरनमेंट में, वंस द एसिटाइल कोएंजाइम ए इज रीच द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, it cannot come out from there. एसिटाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचाने के लिए एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से लाने में साइटोप्लाज्म में एटीपी खर्च होता है। आपको याद होगा, अगर मेलोनॉइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन मैंने जब पढ़ाया था, तो मेलोनॉइल में जब एक कार्बन डाइऑक्साइड का कंडेंसेशन हो रहा था तो वहां पर एक एटीपी खर्च हो रहा है, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए को साइटोप्लाज्म में लाने के लिए, क्योंकि वो एंजाइम साइटोप्लाज्म में है, वहां पर लाने के लिए 2 एटीपी खर्च हो रहे थे। ओके, याद है? यस सर। ठीक है, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम का प्रोडक्शन ही माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाने की जरूरत नहीं है, ये हो ही रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोडक्शन एसिटाइल कोएंजाइम का, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। अभी जब बीटा ऑक्सीडेशन आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कुछ एंजाइम्स, तो इसके जिस तरह एक एंजाइम जो है आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्रेब्स साइकिल का, वह एंजाइम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंकर्ड है। याद आया?
याद आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. It is. सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो था, ठीक। Complex 2 वाला. यस, कॉम्प्लेक्स, मैलेट भी था, करेक्ट। मैलेट उसके बाद ऑक्सिलो मलेट मलेट लास्ट। मलेट बाद में आ रहा था। देखो क्या हो रहा था, सक्सिनेट से डिहाइड्रोजिनेशन होके फ्यूमरेट बन रहा था और एंजाइम था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। दैट एंजाइम इज एंकर्ड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, करेक्ट, ठीक। तो इसी तरह कुछ एंजाइम्स जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन के, पर्टिकुलरली एंजाइम नंबर 1, फर्स्ट एंजाइम मैं बताऊंगा, वह भी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, बरीड है। लेकिन क्रेब्स साइकिल का एंजाइम नहीं है वो। क्रेब्स साइकिल का भी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बरीड है। एक एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, एक एंजाइम बीटा ऑक्सीडेशन का भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बरीड है, यानी उसका लोकेशन है। ओके, तो कहने का मतलब हुआ कि क्या बताना चाह रहे थे, यहां से यहां भटक के आ गए। क्या बता रहे थे इसके पहले, जस्ट कनेक्ट करो तो मुझे। ऑक्सीडेशन का एंजाइम. हाँ, बीटा ऑक्सीडेशन का एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, ठीक है। तो एसिटाइल को एंजाइम ए का प्रोडक्शन जो है वह भी कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होगा, ठीक है। बिकॉज एसिटाइल को एंजाइम getting produced because of a large amount of acetyl coenzyme is getting produced because of beta oxidation, and the acetyl coenzyme is also produced because of this activity of pyruvate dehydrogenase. That enzyme is also present in the mitochondrial matrix, both enzymes. So now where the acetyl coenzyme production will take place, mitochondrial matrix only. Okay, ठीक है, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. तो अब क्या हुआ, पामीटेट का बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो साथ पास में कितना, 8 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे और वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएंगे। हर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्रेब्स साइकिल में खप जाता है। एक एसिटाइल कोएंजाइम ए एक चक्कर जो लगेगा साइट्रिक एसिड साइकिल का, कहां से स्टार्ट करते हुए, एसिटाइल कोएंजाइम ए कंडेंसेस विथ किससे, ऑक्जेलो एसीटेट से, तो बन जाता है साइट्रेट। तो पर्टिकुलरली आप यहां ध्यान रखो कि 2 कार्बन इसमें एंटर किया, दोनों कार्बन कहां निकला, 2 कार्बन निकला, एक कार्बन जब आइसोसाइट्रेट बना तब, किससे, साइट्रेट से। ओके, साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट बना तो उस समय एक CO2 निकल गया। जब जब CO2 निकला तो साथ में वहां पर एंजाइम जो था उसका भी डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हुआ, फलस्वरूप NAD+ वो रिड्यूस हो गया NADH में। तो जब जब CO2 निकला तब तब NADH भी जरूर प्रोड्यूस हुआ। तो इस स्टेप में CO2 और NADH भी प्रोड्यूस हुए, जिसमें आपका क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, जिसमें CO2 बाहर निकला। दूसरा CO2 कहाँ खपा, यही आइसोसाइट्रेट बना था, तो आइसोसाइट्रेट फिर आपका सक्सिनाइल को, अल्फा कीटो. यस, अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है आपको बताया ही है, कीटो एसिड है आपका किसका, ग्लूटारेट का। अमाइनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म में पढ़े थे, हमको भूल गए, सॉरी, हम सक्सिनाइल को एंजाइम में पर जा रहे थे। अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ओके। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट प्रोड्यूस हुआ आइसोसाइट्रेट के बाद, अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना फिर सक्सिनाइल को एंजाइम में। तो इस प्रोसीजर में भी क्या हुआ, अल्फा कीटो ग्लूटारेट का डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, तो उसके फलस्वरूप
सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, एक कोएंजाइम ए यहाँ पर एंटर भी किया है पाथवे में, और NADH फिर यह इस स्टेप पर प्रोड्यूस हुआ, तो और इस स्टेप पर CO2 फिर निकल गया। तो आप देखिए इस दोनों स्टेप में CO2 जो है निकल गया क्रेब्स साइकिल में। 2 कार्बन घुसा इस चक्कर में, ये जो साइकिल है इसमें 2 कार्बन जो है बाहर भी निकल गया। ओके, तो फिर अब कहोगे कि कितना, एक एसिटाइल कोएंजाइम में खपा 2 कार्बन, तो कितना NADH बना इसमें, क्या इसका गेन हुआ क्रेब्स साइकिल में? तो NADH आपके बने, एक NADH लास्ट स्टेप पे जब फ्यूमरेट जो है ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, तो वहां पर भी एक NADH बना। रिलीज मैलेट ना सर। नहीं नहीं नहीं, आपका जो है हाँ सॉरी, मैलेट जो है वो बन गया ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक, तो उस स्टेप में भी NADH प्रोड्यूस होता है, तो वहां भी DI, लेकिन यहाँ CO2 नहीं, CO2 पहले ही खप गया। ओके, तो इस तो 3 NADH हो गया और एक FADH2 बनता है। तो पर एसिटाइल को ग्रुप जो कंजम्पशन हुआ उसके रिजल्ट में 3 NADH और एक FADH2। ओके, एक ATP भी बनता है इसमें, ओनली 1 ATP, उसका कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है। मेन जो है NADH जो मिला, उससे फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में फिर उससे ATP, उस एनर्जी से ATP हार्वेस्ट, एनर्जी हार्वेस्ट करके ATP सिंथेसिस होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि पर एसिटाइल ग्रुप कंजम्पशन यू आर गेटिंग 3 NADH and 1 FADH2, और एक NADH डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ रहे बात को? एक NADH2, एक NADH एक इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा, एक FADH2 भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए पर एसिटाइल ग्रुप? 3 1 4, 4 दूनी 8। एक एसिटाइल ग्रुप कंजम्पशन हुआ तो 3 NADH, तो 3 दूनी 6, और एक FADH2, 6 2 8, 8 हुए। यस कि नो? इलेक्ट्रॉन पेयर्स को आप एक NADH2 सॉरी एक NADH एक इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया, 3 NADH 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया, और एक FADH2 एक इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। यस सर, 8 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, तो इसीलिए यहाँ 64 इलेक्ट्रॉन लिखा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पर एसिटाइल ग्रुप, तो 8 8 64 हो गया। और पर एसिटाइल ग्रुप कितना CO2 निकला? 2 CO2 निकला, एक तो 2 कार्बन है तो जनरली 2 निकला, तो कितना हो गया? 8 दूनी 16 CO2। ओके, ये साइकिल सर 8 बार चलता है। हाँ जी, एक साइकिल जो है एक बार जो यहाँ से यहाँ 360 डिग्री टर्न जो करेगा, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्जेलो एसीटेट टू ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, चला ये सारे स्टेट, ऑक्जेलो स्टेट से ऑक्जेलो एसीटेट से एसिटाइल कोएंजाइम में कंबाइन किया, और फिर सब होते होते लास्ट प्रोडक्ट जो फिर ऑक्जेलो एसीटेट जो बचा, सारे स्टेप होने के बाद ऑक्जेलो एसीटेट फिर बचा। तो इसमें जो है क्या पूछे, क्वेश्चन क्या था? ये साइकिल 8 टाइम्स चलता है। हाँ, तो हर एसिटाइल कोएंजाइम एक इनकॉर्पोरेशन पर साइकिल एक बार चलेगा, और बहुत सारे साइकिल चल रहे हैं ऐसे, कोई एक ही साइकिल थोड़ी चल रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, साइट्रिक एसिड साइकिल बहुत सारे चल रहे हैं। जब भी एसिटाइल कोएंजाइम में मिला, वहां पर अदर फैक्टर्स आर प्रेजेंट, साइट्रिक एसिड साइकिल विल स्टार्ट। ओके,
तो सर 8 ही ना होगा सर, सारे में सर कितना क्वांटिटी में 8 या हाँ, फिर तो उससे ज्यादा? एक एसिटाइल ग्रुप जो है एक साइकिल में खपा, तो 8 एसिटाइल ग्रुप 8 साइकिल में खपा, 8 साइकिल में ये खपा, तो उसकी वजह से 64 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, 16 CO2 प्रोड्यूस हुआ। क्या दिक्कत आ रही समझ में, बताओ। यस सर, समझ गए। हम्म और ये जो 64 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए वो गए कहाँ, NADH और FADH2 में। और इस बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान भी FADH2 और NADH प्रोड्यूस होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन में भी। यहाँ NADPH प्रोड्यूस नहीं होगा, NADPH प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन में यूज होने के लिए पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में और मेलिक एंजाइम्स के द्वारा। साइटोसोल में मेलिक एंजाइम्स है, बताया आपको व्हाट इट डज। मेलेट को वो पायरू, एक सेकेंड, मेलेट को यहाँ कार्बोक्सी डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है, मेलेट को इट कन्वर्ट्स इनटू पायरूवेट and in this process NADPH is produced। और HMP सेंट में भी NADPH is produced when there is oxidative phase, reductive phase is required that time, that's why it is called as shunt। या तो ग्लाइकोलाइसिस में चला जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में चला जाएगा। ओके, आ रहा समझ में? कहीं दिक्कत है तो पूछो, मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। यस सर, समझ गए। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या हुआ पामीटेट में 8, ये तो आप समझ ही गए, 8 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप्स प्रोड्यूस हुए, एसिटाइल कोएंजाइम में मॉलिक्यूल्स बने, फिर यहां से रिमूवल ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स या 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 प्रोटॉन्स अकर्स एंड फ्रॉम द फैटी एसिड। यानी अब कहने का मतलब हुआ कि अब आपको हम इसका सेकेंड स्टेज भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। थर्ड स्टेज जो है ये देखिए, दिस इज थर्ड स्टेप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 तक है। बीटा ऑक्सीडेशन में जब अभी हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम आप ये भी जानेंगे कि सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स there is one carrier, electron carrier which is common between electron transport chain and beta oxidation। okay, there is one। और कॉम्प्लेक्स 1 क्या हो रहा था, कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स 1 पर कौन डोनेट कर रहा है, NADH। ठीक, NADH से इलेक्ट्रॉन पेयर निकल के कॉम्प्लेक्स 1 में, फिर उसके क्या फ्लेवोप्रोटीन था, याद होगा आपको, फ्लेवोप्रोटीन से उसके याद रेफर करना, आयरन सल्फर सेंटर पर गया प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 के, और आयरन सल्फर सेंटर से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसके पर पास गया, यूबिक्विनोन के पास, जो कि लिपिड सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर थे। दो तरह के इलेक्ट्रॉन कैरियर थे, साइटोक्रोम C एंड यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन जो है लिपिड है बेसिकली। ओके, सो यूबिक्विनोन और कॉम्प्लेक्स 1 से गया यूबिक्विनोन पर, और कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो रिसीव किया इलेक्ट्रॉन पेयर FADH2 से। याद आ रहा है आपकी, भूल गए? यस रिवाइज हो जाएगा आपका, बता देते हैं। FADH2 से रिसीव किया कौन आपका, और ये कॉम्प्लेक्स 2 कौन सा था, अभी नाम लिए हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसमें भी क्या है, FAD है, as a prosthetic group attached to it, FAD, and that FAD is reduced to FADH2,
ठीक, तो सॉरी, नॉट रिड्यूस टू, उल्टा बोल दिए कि इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप में FAD है। FADH2 जब कंबाइन होता है इससे, तो ये ट्रांसफर कर देता है अपने प्रोस्थेटिक ग्रुप FAD, ट्रांसफर कर देता है FAD प्रोस्थेटिक ग्रुप जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, और उस FAD से फिर इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आयरन सल्फर सेंटर से फिर किसके पास, यूबिक्विनोन के पास जाता था। ओके, याद आ रहा है? यूबिक्विनोन के पास कॉम्प्लेक्स 1 से भी इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 से भी आ रहा है। कॉम्प्लेक्स 2 से कहां से आ रहा है, FADH2 से। ठीक, कॉम्प्लेक्स 1 में कहां से आ रहा था, NADH से। करेक्ट, क्लियर? Yes, sir. फिर क्यूनोन के पास दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्यूनोन को डोनेट कर दिया है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स मूव करते गए प्रोटीन ये कॉम्प्लेक्सेस से वन आफ्टर अनदर। क्या होते जा रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज करते जा रही है। एंड ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, वो फाइनल में जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी है वो सबसे हाईएस्ट है और लास्ट में इलेक्ट्रॉन, और बीच में यह इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी ट्रेवल करते हुए यूटिलाइज हो रहा है। ठीक, कितना ब्यूटीफुली यूटिलाइज कर रहा है सेलुलर सिस्टम। एंड देन कॉम्प्लेक्स 2 से Q के पास आया, फिर कॉम्प्लेक्स 1 से भी Q के पास आया इलेक्ट्रॉन पेयर, और Q मींस यूबिक्विनोन। ठीक, और यूबिक्विनोन से और एक और पाथवे है आपको, जैसे बीटा ऑक्सीडेशन के बाद, खैर बीटा ऑक्सीडेशन ही आपके सिलेबस में, आपने पूछा नहीं कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जब डिग्रेड होता है तो उसका तो कॉन्स्टिट्यूएंट है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का क्या होता है, ग्लिसरॉल जो है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में बदल जाता है बाय इट्स सुटेबल एंजाइम glycerol 3-phosphate dehydrogenase. Okay, and in this process also one FADH2 is produced. तो वहां से भी FAD जो है से इलेक्ट्रॉन जो है Q पर आता है, तो ग्लिसरॉल जो है वो तब्दील हो जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और एक CO2 निकल गया उससे, सॉरी CO2 नहीं निकलेगा, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड, H2O शायद हम भूल रहे हैं, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में तब्दील हो गया, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फिर आपका ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में आगे बढ़ जाएगा। तो ये होता है ग्लिसरॉल के साथ, और फैटी एसिड्स जो बचे ब्रेकडाउन होने के बाद आपके डाइट फैटी एसिड्स एंटर इनटू बीटा ऑक्सीडेशन। ओके, तो अब Q के पास आया सारा एक तरफ से इलेक्ट्रॉन, Q से फिर इट विल गो टू कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 सक्सेसिवली, आगे जाके कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 पर जाएगा। कॉम्प्लेक्स 3 और 4 पर जाने से पहले एक और इवेंट होता है, वो हम बीटा ऑक्सीडेशन में पढ़ेंगे, जो कि बीटा ऑक्सीडेशन का एंजाइम नंबर 1 जो है उसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक, आ रहा समझ में? क्योंकि क्यू फिर कहाँ ले जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, क्यू रिसीव जो किया वो ले गया, किससे रिसीव किया, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से, ले गया कॉम्प्लेक्स 3 पर, और कॉम्प्लेक्स 3 से फिर साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 4 पर ले जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, और कॉम्प्लेक्स 4 पर ही ऑक्सीजन जो है फाइनली रिसीव करता है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, और ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है वाटर में, और इस हर कॉम्प्लेक्स से क्या हो रहा था, प्रोटॉन पंप आउट हो रहे हैं। कहां कहां पर प्रोटॉन पंप आउट होता है, कॉम्प्लेक्स 1 से 4 प्रोटॉन, कॉम्प्लेक्स 2 से 0 कोई प्रोटॉन नहीं, कॉम्प्लेक्स 3 से भी 4 प्रोटॉन पंप आउट होते हैं, कहां, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के स्पेस में, जहां प्रोटॉन के पूल का निर्माण होता है, और यही प्रोटॉन का पूल फिर कॉम्प्लेक्स 5 यानी ATP सिंथेज F0 F1 F0
एटीपी सिंथेज, वह कॉम्प्लेक्स 5 भी कहते हैं, वो यूटिलाइज करेगा इस प्रोटॉन पूल को, जिसमें आपका ये एटीपी फॉस्फोराइलेट हो जाएगा एटीपी में। ठीक, कॉम्प्लेक्स 4 2 प्रोटॉन पंप करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इन दैट स्पेस। कॉम्प्लेक्स 3 4, कॉम्प्लेक्स 1 भी 4, कॉम्प्लेक्स 2 0। तो क्या होगा, एक NADH2 जब पास, एक NADH से इलेक्ट्रॉन पेयर जब पास करेगा तो कितने प्रोटॉन पंप आउट हो जाएंगे इन दैट स्पेस? कॉम्प्लेक्स 1 से 4, कॉम्प्लेक्स 3 से भी 4, कॉम्प्लेक्स 2 का तो सवाल ही नहीं, वैसे भी 0 है। तो कॉम्प्लेक्स 4 से 2, टोटल हो गए 10 प्रोटॉन।